हेलो एवरीवन। तो आज के स्टूडियो में आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी से संबंधित कुछ वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी बेस्ट यूजफुल रहने वाले हैं। इसलिए हम वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाए। इसके साथ साथ यहाँ पर जितने भी हम क्वेश्चन को क्लियर करेंगे वो सब यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइम में क्लियर करेंगे। इसलिए यहाँ साथ साथ आपको कमेंट करते जाना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और सभी क्वेश्चन वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाएंगे। इसलिए यहाँ साथ साथ आपको कमेंट करते जाना है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वायु द्वारा होने वाले परागण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अर्थात यहाँ पर आपसे पूछा गया जो पोलिनेशन की क्रिया होती है, अगर उसका माध्यम हवा होती है तो उसे किस नाम से जाना सा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनको आप देख सकते हो पहले कि जिटोनोगेमी, एनिमोफिली, ऑटोगेमी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करिए कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ अगर बातें हैं कि मान लीजिए कोई सा भी पॉल्यूशन है वो वायु के द्वारा होता है, उसका माध्यम क्या होता है, वायु होता है, तो उसे बोला जाता है यहाँ एनिमोफिली बोला सा है। किस नाम से जाना सा है, उसे एनिमोफिली के नाम से जाना सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जाए पंखनुमा वर्तिकाग्र किस में पाए है। पंखनुमा वर्तिकाग्र किस में पाए हैं, गेहूं, मटर, सीजलपीन या फिर धतूरा में। तो यहाँ अगर बातें हैं पंखनुमा वर्तिकाग्र तो होते हैं गेहूं में होते हैं। किस में होते हैं, गेहूं में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे चाहे जब परागनलिका का बीजांड द्वारा से होता है, जब परागनलिका का प्रवेश बीजांड द्वारा होता है तो उसे किस नाम से जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया जो परागनलिका है तो इसका जो प्रवेश होता है ये बीजांड के द्वारा होता है, तो उसे किस नाम से जाना है। मिसोगेमी, पोरोगेमी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ अगर बात है जब परागनलिका जो प्रवेश करती है अगर ये बीजांड के द्वारा करती है तो इसे बोला जाता है यहाँ पोरोगेमी बोला जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसे, यहाँ इसे बोला जाता है पोरोगेमी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जाए द्विनिषेचन की खोज किसने की थी। अर्थात यहाँ पर पूछा गया द्विनिषेचन के बारे में। तो यहाँ पर कुछ साइंटिफिक नेम है, तो इनमें से आपको राइट आंसर बताना है कि द्विनिषेचन की खोज किसके द्वारा की गई थी। कार्ल स्नार्फ के द्वारा की गई थी, माइसवर के द्वारा की गई, नवासीन के द्वारा की गई थी या फिर बीजीएल स्वामी के द्वारा की गई थी। तो यहाँ अगर बात है द्विनिषेचन की खोज, तो ये की जो खोज की गई थी ये की गई थी यहाँ एसवी नवासीन के द्वारा की गई थी। याद रखना कि द्विनिषेचन की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी एसवी नवासीन के द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे द्विनिषेचन के लक्षण है। अर्थात यहाँ पर आपको कुछ दे रखे हैं टाइप, इनमें से आपको बताना है कि जिम्नोस्पर्म का जो लक्षण होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, ठीक है, मेन कैरेक्टर होता है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। और मेन कैरेक्टर आपको दे रखा है द्विनिषेचन किसका कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ऑप्शंस देख लीजिए। जिम्नोस्पर्म का होता है, ब्रायोफाइट का होता है, एंजियोस्पर्म का होता है, फिर टेरिडोफाइट का होता है। तो यहाँ अगर बात है जो द्विनिषेचन की जो लक्षण होता है, ठीक है, द्विनिषेचन होता है जिनमें पायस है, तो कौन से होते हैं, ये होते हैं एंजियोस्पर्म होते हैं। कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्म। यहाँ ये जो मेन कैरेक्टर होता है इनका, ये क्या होता है, द्विनिषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि परागकणों का बाहरी आवरण किसका बना होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, जो बाहरी आवरण होता है तो उसे किस नाम से जाना सा है। स्पोरोपोलिन, प्रोटीन, फास्फोलिपिड या फिर इनमें से सभी। अर्थात यहाँ जो बाहरी आवरण होता है, आउटर लेयर होती है, वह किसकी मिलकर बनी होती है। स्पोरोपोलिन की, प्रोटीन की, फास्फोलिपिड की या फिर इनमें से सभी। राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ अगर बात है जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, परागकणों की जो आउटर लेयर होती है तो ये मिलकर बनी होती है स्पोरोपोलिन की। ठीक है, राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। किसकी मिलकर बनी होती है, ये होती है स्पोरोपोलिन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे भ्रूणपोष होता है। यहाँ पर आपसे पूछे भ्रूणपोष। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि भ्रूणपोष क्या होता है। मादा युग्मकोद्भिद होता है, गुरु बीजाणुभिद होता है, गुरु बीजाणुधानी होता है, फिर भ्रूणपोष होता है। थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ करना है इसमें क्वेश्चन में। यहाँ पर आपसे पूछे भ्रूणपोष क्या होता है। तो यहाँ अगर बातें हैं जो भ्रूणपोष होता है तो ये क्या होता है, ये होता है यहाँ मादा युग्मकोद्भिद होता है। क्या होता है, मादा युग्मकोद्भिद होता है। ठीक है, याद रहेगा भ्रूणपोष क्या होता है, ये होता है मादा युग्मकोद्भिद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है टिड्डे में श्वसन छिद्र होते हैं। अब यहाँ पर हम टिड्डे से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे, क्योंकि यहाँ टिड्डा आपसे एग्जाम में पूछा आता है। ठीक है, तो इससे संबंधित क्वेश्चंस भी आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि टिड्डे में श्वसन छिद्र होते हैं, सिर पर होते हैं, सिर पर वक्ष पर होते हैं, उदर पर होते हैं, फिर उदर व वक्ष पर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सोचिए श्वसन छिद्र कहाँ पर पाए जाते हैं, सिर पे पाए जाते हैं, सिर और वक्ष पर पाए जाते हैं, उदर पर पाए जाते हैं, फिर उदर और वक्ष पर पाए जाते हैं। तो यार अगर बातें हैं जो टिड्डे में श्वसन छिद्र होते हैं तो ये कहाँ पर होते हैं, यार ये होते हैं उदर और वक्ष दोनों पर होते हैं। ठीक है, राइट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ टिड्डे में जो श्वसन छिद्र होते हैं ये उदर और वक्ष दोनों पर पाए जाते हैं।
ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी टिड्डे से ही संबंधित है कि टिड्डे का शरीर कितने भागों में बटा होता है, 2 में, 3 में, 4 में या फिर 1 में। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया जो उसकी बॉडी होती है तो इसके कितने पार्ट में डिवाइड होता है, इसका शरीर होता है ये कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 1, 2, 3 या फिर 4। तो यहाँ अगर बात है टिड्डा का शरीर, तो इसका जो बॉडी सेगमेंटेशन होता है अर्थात जो बॉडी का खंडन होता है ये होता है 3 भागों में होता है। किस में होता है, 3 भागों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे टिड्डी गंध का पता लगाता है। ठीक है, यहाँ की इसमें गंध के लिए एक स्पेशल पाइस है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा यहाँ कीटों में स्पेशली होते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो कि गंध का एक सभी में कुछ स्पेशली होती है, जैसे कि कोई एंटेनी होती है, कोई ग्रंथि का होती है, तो उनके द्वारा वो स्मेल को, गंध को एब्जॉर्ब करते हैं, उसका अवशोषण करते हैं। ठीक है, उसका पता लगाते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है टिड्डे गंध का पता किसके द्वारा लगाते हैं, श्रृंगिका से, नाक से, टांगों से या फिर त्वचा से। तो टिड्डे की अगर बात करते हैं तो यहाँ टिड्डे जो गंध का पता लगाते हैं ये लगाते हैं यहाँ श्रृंगिका के द्वारा। किसके द्वारा लगाते हैं, श्रृंगिका के द्वारा ये गंध का पता लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो कर देना एक लाइक, इस वीडियो कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब, और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है टिड्डे को भोजन के रूप में कौन ग्रहण नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए कि यहाँ पर आपसे पूछा गया कि टिड्डे को भोजन के रूप में कौन ग्रहण नहीं करता है। ठीक है, यानी टिड्डे को कौन नहीं खाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन से देख लीजिए, पक्षी, छिपकली, मानव या फिर पादप। तो यहाँ छिपकली खाती है, पक्षी भी खाते हैं और मानव भी खाते हैं टिड्डे को। लेकिन अगर बात करें पादप, तो यहाँ पादप टिड्डे को भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं, अर्थात खाते नहीं हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भ्रूणपोष होता है। अब यहाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखने को मिलता है एग्जाम में, तो इसको आपको स्पेशली याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि भ्रूणपोष होता है 7 कोश के 8 केंद्र के होता है, 8 कोश के 7 केंद्र के होता है, 6 कोश के 8 केंद्र के होता है, फिर 8 कोश के 8 केंद्र के होता है। ठीक है, डॉट डॉट का मतलब इसका यही साइन है कि 8 कोशिकीय होते हैं, 7 केंद्र के होते हैं। वैसे ही आप समझ सकते हो कि 6 कोशिकीय होता है, 8 केंद्र के होता है, 8 कोशिकीय होता है, फिर 8 केंद्र के होता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, तो यहाँ अगर बातें हैं जो भ्रूणपोष होता है ये क्या होता है, यार ये होता है 7 कोशिकीय व 8 केंद्र के होता है। ठीक है, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, तो इसका आपको स्पेशली याद रखना है कि यहाँ भ्रूणपोष क्या होता है, 7 कोशिकीय व 8 केंद्र के होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछाएगा कि मधुमक्खी योगदान देती है। तो यहाँ अगर बात है मधुमक्खी, तो मधुमक्खी किसमें योगदान देती है, शहद में, मोम में, परागण में या फिर इन सभी में। अर्थात किस क्रिया में अपना महत्वपूर्ण रोल निभाती है, इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, शहद बनाने में, मोम बनाने में, परागण क्रिया करने में या फिर इन सभी में। तो इजीली सभी को पता हुआ है यहाँ जो मधुमक्खी करती है। ठीक है, मधुमक्खी शहद बनाने का भी काम करती है, मोम बनाने का कार्य भी करती है, और यहाँ परागण अर्थात जो पोलिनेशन की क्रिया होती है तो उसको भी क्रिया करने में सहायता प्रदान करती है। अर्थात राइट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन। अर्थात यहाँ शहद बनाना, मोम बनाना और परागण क्रिया करना सभी ये जो काम किए जाते हैं ये किए जाते हैं मधुमक्खी के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे श्रमिक मधुमक्खियों का क्या कार्य होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा याद रखिएगा कि यहाँ से श्रमिक मधुमक्खी होती है। ठीक है, एक होती है श्रमिक मधुमक्खियाँ, एक होती है रानी मक्खियाँ। तो यहाँ जितने भी जो फंक्शन किए जाते हैं ये सब यहाँ श्रमिक मधुमक्खियों के द्वारा ही किए जाते हैं, रानी मक्खी के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, रानी मक्खी होती है तो इसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। जितने भी जो कार्य किए जाते हैं किसके द्वारा किए जाते हैं, श्रमिक मधुमक्खियों के द्वारा ही किए जाते हैं। बस रानी का जो कार्य होता है ये होता है बच्चे को जन्म देना। ठीक है, इसके अलावा कोई कार्य नहीं करती है। तो बच्चे को जन्म देने के बाद में यहाँ जितने भी जो खान पान का करो या फिर रक्षा का करो, यानी जितने भी जो फंक्शन होते हैं ये सभी किसके द्वारा किए जाते हैं, श्रमिक मधुमक्खियों के द्वारा ही किए जाते हैं। जिसका एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि परागण और शहद लाना, शत्रुओं से क्षति की रक्षा करना, शिशुओं को भोजन देना। तो ये सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, श्रमिक मधुमक्खी के द्वारा ही किए जाते हैं। अतः राइट आंसर कौन सा होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि परागण और शहद लाना, शत्रुओं से क्षति की रक्षा करना या फिर शिशुओं को भोजन देना ये सभी कार्य यहाँ श्रमिक मधुमक्खी के द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मोम ग्रंथि किसमें पाई से है। तो ये क्वेश्चन यहाँ मधुमक्खी से संबंधित है कि रानी मक्खी में, नर मक्खी में, नर व रानी दोनों में या फिर श्रमिक में। तो कौन सा होगा आपका राइट आंसर। तो यहाँ जैसे कि हमने अभी आपको बताया था तो यहाँ जो मोम बनाने का, ठीक है, तो अभी हमने बात की थी यहाँ जो मधुमक्खी को जो फंक्शन होता है, जो कार्य होता है क्या होता है, शहद बनाना भी होता है और मोम बनाना भी होता है।
अर्थात यहाँ मोम बनाती है मधुमक्खी, लेकिन जो मोम ग्रंथियाँ होती है किस में पाई जाती है, तो जितने भी जो फंक्शन किए जाते हैं ये किसके द्वारा की जाती है यहाँ, जितने भी जो फंक्शन होते हैं, जितने भी जो कार्य किए जाते हैं ये यहाँ श्रमिक मधुमक्खी के द्वारा ही किए जाते हैं। इसलिए यहाँ राइट आंसर कौन सा होगा, श्रमिक के। अर्थात यहाँ श्रमिक में मोम ग्रंथियाँ पाई जाती है, तभी तो यहाँ श्रमिक के द्वारा मोम बनाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, याद हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है श्रमिक मधुमक्खी के मुखांग होते हैं, अब किस टाइप के होते हैं। ठीक है यार, हाँ मुखांग के कुछ टाइप होते हैं, तो उनसे संबंधित यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि चबाने वाले होते हैं, चबाने व काटने वाले होते हैं, चुभाने व चूसने वाले होते हैं, फिर स्पंजाकार होते हैं। ठीक है, यहाँ पर यार हाँ मुखांग के प्रकार होते हैं। अब जब आप एंटोमोलॉजी पढ़ोगे तब आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है, तो इसमें किस प्रकार के मुखांग होते हैं, तो इनमें होते हैं चबाने व काटने वाले होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, श्रमिक मधुमक्खियों में जो मुखांग होते हैं, तो मुखांग का जो प्रकार होता है ये किस प्रकार का होता है, ये होता है चबाने व काटने वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछे बहुगुणिता के परिणाम होते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा। यहाँ कि जो बहुगुणिता होते हैं तो इसके रिजल्ट क्या रहते हैं, परिणाम क्या रहते हैं, संकरोध, अधिक प्रतिरोधकता, अधिक पैदावार, फिर ये सभी। तो यहाँ अगर बात है कि जो बहुगुणिता होते हैं तो इसका जो परिणाम होता रहता है ये सभी रहते हैं। अर्थात यहाँ संकरोध, अधिक प्रतिरोधकता, अधिक पैदावार या फिर ये सभी। ठीक है, राइट आंसर कौन सा होगा, उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कृषि द्वारा उत्पन्न होने वाला सबसे प्राचीनतम फल कौन सा होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है सबसे जो पुराना होता है, सबसे जो प्राचीनतम फल होता है वह कौन सा होता है। ये क्वेश्चन सभी को पता होगा, वैसे इजी क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीनतम फल कौन सा होता है। सेब होता है, केला होता है, नारियल होता है, फिर आम होता है। तो कौन सा होगा राइट आंसर, ये होगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, राइट आंसर कौन सा है, नारियल होता है, सबसे प्राचीनतम फल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पादप प्रजनन का मुख्य आधार क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है पादप प्रजनन अर्थात यहाँ प्लांट जो ब्रीडिंग होती है तो इसका मुख्य आधार क्या होता है, बेस क्या होता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर आपको दे रखा है यार हाँ कि जैव प्रौद्योगिकी, उत्तक संवर्धन, आनुवंशिक या फिर उत्परिवर्तन। अर्थात यहाँ प्लांट ब्रीडिंग का बेस क्या होता है, आधार क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ अगर बात है पादप प्रजनन का जो बेस होता है, मुख्य आधार होता है, तो ये कौन सा होता है, ये होता है जेनेटिक्स होती है, अर्थात आनुवांशिकी होती है। राइट आंसर कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ अगर बात है पादप प्रजनन का मुख्य आधार तो ये होती है आनुवांशिकी अर्थात जेनेटिक्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि निम्न में से पादप प्रजनक कौन है। अब पादप प्रजनक का मतलब आप समझ गए होंगे यहाँ जो प्लांट ब्रीडिंग की क्रिया करते हैं, यानी कि प्लांट ब्रीडिंग की जो क्रिया की जाती है किसके द्वारा की जाती है, उन्हीं को बोला जाता है पादप प्रजनक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल दे रखे हैं कि डॉक्टर नॉर्मल इबोलोग, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर बी.पी. बाल, ये फिर सभी। अर्थात पादप प्रजनक कौन कौन है इनमें से। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से आपको प्लांट ब्रीडर कौन कौन ये आपको बताना है। डॉक्टर नॉर्मल इबोलोग होते हैं, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन होते हैं, डॉक्टर बी.पी. पाल होते हैं, फिर ये सभी होते हैं। अर्थात यहाँ प्लांट ब्रीडर इनमें से कौन कौन है, राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ अगर बात है इसका राइट आंसर तो ये होगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि यहाँ डॉक्टर नॉर्मल इबोलोग भी क्या है, एक प्लांट ब्रीडर है। अगर बात है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन तो ये भी क्या है, यहाँ एक प्लांट ब्रीडर है। और अगर बात करते हैं डॉक्टर बी.पी. पाल तो ये भी क्या है, एक प्लांट ब्रीडर है। अर्थात राइट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो आज का ये बस कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर देना एक लाइक, इस वीडियो कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कौन नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक लीजिए सब बाय, टेक केयर।